जी, अस्सलाम वालेकुम। एम आई ऑडिबल? वालेकुम सलाम। यस मैम, यू आर ऑडिबल। ओके। आज हमारा स्पीकिंग प्रैक्टिस का डे 2 है। और आज हमारे साथ एक मारिया यूब मैम है, जिन्होंने आइट्स दिया हुआ है। उनके पास एक्सपीरियंस है सारा। वो हमारे साथ अपनी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी कि रियल लाइफ एग्जाम्स के अंदर उनको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े और कैसे उन्होंने उन सबको ओवरकम किया। एंड ही स्कोर्ड अ गुड बैंक। तो मिस मारिया, आर यू हियर? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। ओवर टू यू मैम। ओके, मेरी आवाज क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके। अच्छा, मेरा आज का सेशन ज्वाइन करने का एक खास पर्पस है कि जब से मैंने आईएलटीएस दी है तो बहुत सारे लोगों ने मुझे जो है वो लिंक्डइन पे राब्ता किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई टिप्स आप शेयर करना चाहें, तो मैंने एक दो लोगों के साथ शेयर किया और मुझे बहुत खुशी हुई कि उसके बाद जब उन्होंने अपने स्कोर मुझे बताए, स्पेशली स्पीकिंग में, तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना मैं आई कोड गुरु पे आके कुछ मजीद स्टूडेंट्स की हेल्प करूं, उनको टिप्स बताऊं, क्योंकि मैं खुद इस टाइम पीरियड से गुजर चुकी हूँ। नो डाउट ये बहुत स्ट्रेसफुल टाइम पीरियड होता है। आप बहुत परेशान होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं जब आप तैयारी कर रहे होते हैं। कभी आपका स्कोर अप जाता है, कभी डाउन जाता है, ये चीज़ें फिर परेशान कर रही होती हैं। तो आज आपका स्पीकिंग डे 2 है, तो आई होप आप लोग अपना जो ये मॉड्यूल है इसको समझ चुके होंगे थोड़ा बहुत, कि इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो इसीलिए मैंने आज सेकंड डे ज्वाइन किया ताकि कुछ आपको नाउ हाउ हो अपने इस मॉड्यूल के मुताबिक, तो फिर हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर सकें। मेरा अपना जो स्कोर है वो 7.5 है ओवरऑल, और रीडिंग और लिसनिंग में 7.5 है, राइटिंग में 6.5 एंड स्पीकिंग में 7.5 है। और मेरा जो स्टार्टिंग टाइम था जब मैंने तैयारी स्टार्ट की, उस टाइम बहुत ही टफ टाइम था मेरे लिए, क्योंकि मैं कभी भी जिंदगी में मैंने कभी किसी के सामने थ्रू आउट इंग्लिश में मैं बात नहीं कर सकती थी। थोड़ी सी शाइनेस भी थी, कॉन्फिडेंस की कमी भी फिर इंसान में होती है जब आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं होती। तो ये काफी मुश्किल था उस चीज को टैकल करना, स्पेशली स्पीकिंग में। बाकी चीजें तो फिर भी कवर हो जाती हैं। तो उस टाइम जब मैंने तैयारी की तो मैं बहुत परेशान हुई, बहुत ज्यादा। मैं आपके साथ इसीलिए यहाँ शेयर करने के लिए आई कि मैं आपको बताऊं कि ये कितना स्ट्रेसफुल पीरियड होता है, लेकिन फिर भी हम अपने स्कोर को अच्छा बना सकते हैं। और इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप मैं आपको बताना चाहूंगी वो है कि आप पुरसुकून रहें, काम रहें। आप अपने आप को, अपने माइंड को पुरसुकून रखेंगे तो चीजें ऑटोमेटिकली आपके लिए बहुत आसान होना शुरू हो जाएंगी। तो अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर हम थोड़ा सा और मैं आपको जो है ना इसके बारे में गाइड कर दूंगी। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि तकरीबन 2 मंथ हो गया मुझे तैयारी करते हुए। तो जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो तब मैंने जो है ना चैट जीपीटी के साथ पूरा एक जो है ना स्पीकिंग का टेस्ट जो है ना उसके साथ अटेम्प्ट किया। तो तब मैंने फिर उससे फीडबैक पूछा। तो तब अ, उसने जो है ना फीडबैक दिया कि आपकी जो रेंज है वो 6.5 से 7 तक है। और आज 2 महीने के बाद जो है ना मैंने अगेन उसके साथ जब प्रैक्टिस की है तो वो जो है ना उसने कहा कि 6 से 6.5 की रेंज है। तो वो हालांकि मैं कंटिन्यूअसली डेली 1 आवर जो है ना प्रैक्टिस करता रहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरे लिए ये बड़ा चैलेंजिंग था कि अच्छा, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ना, तो हमें मैक्सिमम 1 मंथ तैयारी करने के बाद आइल्स को दे देना चाहिए। आप इसको जितना ज्यादा लंबे अरसे के लिए लेकर चलते हैं ना, ये आपके लिए मजीद परेशानी का बायस बनेगा। ये आपके लिए आसानी की बजाय मुश्किल पैदा करना शुरू कर देता है। ये एक ऐसी चीज है। और जहां तक आपके प्रैक्टिस टेस्ट में मार्क्स की बात है, मैं आपको बताऊं, मैंने स्पीकिंग की किसी के साथ प्रैक्टिस नहीं की। मैंने चैट जीपीटी पे लास्ट डेज में एक वीक मैंने फुली 24/7 जिसको कहते हैं ना, वो मैंने एक वीक की प्रिपरेशन की हुई है। मैंने बहुत टाइम पहले स्टार्ट किया था, लेकिन मैं 10 एक दिन पढ़ सकी, फिर मैंने दरमियान में छोड़ दिया।
कुछ मेरी अपनी मसरूफियात ऐसी थी कि मैं कंटिन्यू नहीं कर सकी। लास्ट 7 डेज फिर मैंने बाकी सारे काम छोड़ के, जैसे सर जफर कहते हैं कि आपको फुल टाइम देना चाहिए, वो तो कहते हैं कि आप पूरा मंथ एक दें, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने 7 डेज दिए। और मैंने किसी बंदे के साथ प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन लास्ट डे जब मेरे टेस्ट से एक दिन पहले मैंने अपने एक टीचर को कहा था कि आप मेरे साथ 1 to 1 एक सेशन रख लें। तो उन्होंने तकरीबन जितने टॉपिक्स थे ना स्पीकिंग के, उन्होंने एक दफा मैंने उनके साथ 3 घंटे का पूरा सेशन किया इन पर्सन। तो उसकी वजह से शायद मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और जो आप कह रहे हैं ना, जैसे आपके टेस्ट के मार्क्स हैं या मॉक इंटरव्यू आप देते हैं, या ये मैंने जब भी कोई एक दो दफा ट्राई किया ना, तो मेरी स्पीकिंग भी 6.5 6 7, बहुत कम 7 की तरफ जाती थी। 6.5 और 6 तक रहती थी। चैट जीपीटी पे मैंने जो आंसर्स कुछ मैंने ट्राई किए कुछ दिन के लिए, 7 दिनों में मुझे यही आंसर्स मिलते थे। तो इसमें आपको मेरे ख्याल में परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका जो रियल टेस्ट होता है ना, वो इन टेस्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, आपकी सिचुएशन डिफरेंट होती है। ठीक है। उसमें आपका फेस टू फेस चल रहा होता है, आपके फेस एक्सप्रेशंस मैटर करते हैं। जब आप सामने बैठे हुए इंसान को देखते हैं तो आपकी फीलिंग्स डिफरेंट होती हैं, आप उस सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से टैकल करते हैं। तो ये मेरे ख्याल में आप इसमें मजीद परेशान ना हो। स्पीकिंग के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, आपकी जितनी वोकेबलरी है उसको यूज करें। बहुत फैंसी बनने के चक्करों में ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें जो आपको आर्टिफिशियल बना दें, और नेचुरली जितना हो सकता है उस आंसर को करें। तो मेरे ख्याल से तो आपको इस चीज़ से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी प्रैक्टिस करें और वहां जाके आप अपने आप को रिलैक्स रखें, और वो एक नेचुरल चीज होती है कि आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को वैसे याद भी नहीं रख सकते वहां पे। तो ये परेशानी की बात नहीं है, वैसे आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। ओके मैम। और मैम, डेली अगर हम स्पीकिंग की कितनी मिनिमम या मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी चाहिए एट द डेली बेसिस? वैसे स्पीकिंग की तो आप जितनी हो सकती है प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप थ्रू आउट, अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो पूरा दिन आपसे बात कर सकता है, तो आप नॉर्मल कन्वर्सेशन भी ऐसे ही इंग्लिश में करें तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट होता है। वो आपको नेचुरल बना देती है ये चीज। ओके मैम। जी, और किसी और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले मैम मारिया से। आई गेस नहीं मैम, आप आगे चलते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने ना लास्ट ईयर बल्कि 24 में दिया था आइट्स का टेस्ट, तो 6 बैंड आए थे। अभी मैं अभी रिसेंटली ये ज्वाइन किया ये अभी मैंने ज्वाइन किया, मुझे इसका कोई इतना आइडिया नहीं है। लेकिन ये है कि मैं आइट्स को इम्प्रूव भी करना चाह रहा हूँ, साथ यूएसए की स्कॉलरशिप वगैरह पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 6 जो है उससे स्कॉलरशिप वगैरह के लिए हो जाता है या इम्प्रूव करना पड़ेगा मुझे? तो जो यूएसए में स्कॉलरशिप्स के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ना, वो 6.5 होती है। ठीक बहुत है। कम, शायद ही कोई यूनिवर्सिटी हो जो 6 को एक्सेप्ट करे। 6.5 को भी हम्म, बहुत अच्छा नहीं समझा जाता, आपको इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है। तो आइट्स ही करना चाहिए या कोई और भी टेस्ट दिया जा सकता है, मतलब सर यूएसए आज के लिए? फायदा है कि ये 100% हर यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेबल है। जो आपका डुओलिंगो है या दूसरे टेस्ट हैं उनकी, फिर हम्म, वो जो है वो आई थिंक 80% यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं, बाकियों में रिक्वायरमेंट आइल्स ही होती है। तो ठीक कोशिश है। करें आइल्स कर लें। ठीक है। लास्ट टाइम जब दिया था तो कोई मतलब ऐसा तैयारी नहीं थी कि बैचलर के बाद जो है ना वो मतलब फौरन ही दे दिया था, कोई तैयारी वगैरह सच नहीं थी की। तो ये है कि उसमें रीडिंग में बैंड कम आ गए थे, ज़्यादा 5 बैंड आए थे, वो टाइम मैनेजमेंट नहीं थी प्रॉपर हुई। तो फर्स्ट को मैंने ज़्यादा टाइम दे दिया, और जो सेकंड था और जो थर्ड था पार्ट रीडिंग का ना, वो फिर ऐसे ही टाइम बिल्कुल कम रह गया, तो फटाफट बस वो लगा दिया। तो इस वजह से काफ़ी कम ही हो गया। तो यही है कि टाइम मैनेज जो है ना वो करना, फिर अभी उसके आप बारे इस में। platform पे आ गए हैं ना, ये आपने एक बहुत राइट ट्रैक पे हैं। आप आई गुड गुरु के साथ 1 महीने की तैयारी कर लें तो आपका बैंड ठीक है। ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। स्पेशली जो हमारी रिसेप्टिव स्किल्स होती है ना, लाइक रीडिंग एंड लिसनिंग,
जी जी इसमें आपका फोकस चाहिए होता है। आप जितने फोकस्ड होंगे और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ये आपको 9 बैंड्स भी दे सकते हैं, 9 by 9। इन दोनों में आप 9 by 9 ले सकते हैं, इससे आपका स्कोर ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाता है। इसमें मैम बाकी जो कहते हैं राइटिंग और स्पीकिंग, वो थोड़ी सी राइटिंग नेचुरल चीजें हो जाती हैं। ठीक है, राइटिंग उसमें और ज्यादा स्पीक। मेहनत लगती है ना, राइटिंग में भी आपने अपनी इनपुट देनी होती है ना। जी जी लिसनिंग ये एक डाटा आपके पास मौजूद होता है, आपने उसको रिस्पॉन्ड करना होता है कि आप उसको कैसे पिक कर रहे जी हो। जी उसमें प्रैक्टिस करके हम ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। कोशिश करें उनमें हम्म, ज्यादा अच्छे स्कोर करें आप, तो बाकियों के ठीक भी ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। ठीक है, थैंक यू। जी, मैं यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहूँगी सर। आपने कहा कि आपकी रीडिंग में काफ़ी मुश्किल आई। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है हमें रीडिंग में है, क्योंकि वहाँ पर हमें टिप्स काफ़ी लगती हैं कि हमने अपने टिप्स एंड ट्रिक्स से ना वो क्वेश्चंस को रीड आउट करना होता है। और कम्प्रीहेंशन तो पैसेजेस होते हैं, उनको एक पढ़ने की स्ट्रेटजीज होती हैं। हम स्किमिंग करते हैं, स्कैनिंग करते हैं, ठीक है। तो हर क्वेश्चन टाइप की ना अलग से स्ट्रेटजी होती है। हम हमारा तो अब वो जो मॉड्यूल था हमने वो कवर कर लिया है। अब हमारा लास्ट स्पीकिंग मॉड्यूल ही रह गया है। तो अगर आप उसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह देखना चाहें तो इसी स्लैक के चैनल के अंदर मौजूद हैं। और वहाँ पर साथ रिसोर्सेज भी हैं, पीडीएफ्स भी हैं, जहाँ पे उनको समराइज करके लिखा हुआ है कि आप कौन कौन सी स्ट्रेटजीज किस किस को देंगे। और अगर आप लेक्चर्स रिकॉर्डेड देख लें तो वो बेस्ट है। अगर कोई आगे सेशन नहीं आता, यानी कि कोई और आर्ट्स का नहीं आता सेशन, तो उसके बदले आप वो रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं। जी ठीक है मैम, मैं देख लेता हूँ उनको। नेक्स्ट सेशन वैसे कब ये स्टार्ट हो जाता है दोबारा से? अभी ये जो है स्पीकिंग को मैं देखता हूँ जो आप बता रही हैं। बाकी ये है कि नेक्स्ट सेशन अभी मतलब टाइम टू टाइम स्टार्ट होता रहता है या क्या सीन होता है? मैं बेसिकली आई कोड को अभी ज्वाइन किया है, आइडिया नहीं है ज़्यादा। ओके सर, अभी जो हमने ना स्टार्ट किया था, ये हमारा सेशन हुआ था 10 नवंबर को। और एक सेशन हमसे एक वीक पहले स्टार्ट हुआ था। तो ये डिपेंड करता है कि कौन वॉलंटियर कर रहा है पढ़ाने के लिए। तो उस जी जी उस तरह से फिर ना ये स्टार्ट होते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर इस वीक में अनाउंसमेंट्स हो चुके हैं, लेकिन उसके अंदर कोई भी आर्ट्स का सेशन नहीं था, ठीक है। ठीक है। अगर नेक्स्ट वीक में अनाउंसमेंट होती हैं, कोई विलिंग है, मतलब कोई भी मॉडरेटर वगैरह या फिर कोई भी स्टूडेंट हम्म, पढ़ाने के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो फिर वो उस जी तरह से हो जाता है। ठीक है। ये जी सर। सर आप स्लैक भी है, आपने स्लैक ज्वाइन किया है? जी जी मैंने ज्वाइन किया हुआ। सर आप वहाँ पे एक्टिव रहे ना, तो जो भी अनाउंसमेंट वगैरह होगी, ये जो न्यू कोर्सेज स्टार्ट होंगे ना, तो आपको इन्फॉर्मेशन वहां से भी मिलती रहेगी। ठीक है मैम। या वहाँ पे आप मैसेज करके भी पता कर सकते हैं कि कोई नया कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है या नहीं, तो आपको वहां से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हम्म, ठीक हो गया, चलिए परफेक्ट है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। I wanted to add here something. सर जफर की ही बात है आगे कि कोई भी मॉड्यूल आपने इम्प्रूव करना है तो उसको पढ़ाना शुरू कर दें, वो आपको इम्प्रूव हो जाए। आई एम रिपीटिंग द वर्ड्स ऑफ सर जफर शाहिद। जी सर, ये बहुत इफ़ेक्टिव था। मुझे भी पहले लगता था कि नहीं, इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा, लेकिन मैं भी ये सेशन अपनी तैयारी के लिए ही दे रही हूँ। और इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है। जब हम एक दफ़ा कर लेते थे, मैंने 1 माह पहले किसी और का सेशन लिया, वहाँ से प्रैक्टिस की। और जब हम खुद पढ़ाते हैं ना, तो हम पहले उस लेक्चर की तैयारी करते हैं, ठीक है। लेक्चर की तैयारी के अंदर ही जब आप जैसे एक कह लें कि आप याद करके किसी को लेसन सुना रहे हैं, उसी तरह से ये हो जाता है कि आप आके यहाँ पर पढ़ाते हैं, तो वो आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाती है। तो ये बहुत इफेक्टिव रहा है मेरे लिए पर्सनली। मैं अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करूँ हम्म। जी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, क्योंकि हम जब एज ए स्टूडेंट चीज़ों को देखते हैं ना, तो हमारा पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। एज ए टीचर जब हम चीज़ों को लेकर चलते हैं, तो हम एक बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को पढ़ते हैं, और हम वो चीज़ भी समझते हैं जो पहले शायद हम एज अ स्टूडेंट उसको इग्नोर कर दें कि खैर है, ये हो जाएगा हमसे। तो एज अ टीचर हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है फिर, ईच एंड एवरीथिंग। तो इस वजह से आप फिर परफेक्ट हो जाते हैं इस चीज़ में। यस मैम, क्योंकि हम फिर जब एज अ स्टूडेंट हमें एक्सपीरियंस होता है ना, कि अगर ये चीज़ हमें इस तरह से पढ़ाई जाती तो ये हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाती।
इसको हम इस तरह से सिंप्लीफाई करके क्योंकि हर एक का अपना तरीका होता है, तो इसी तरह जब हम पढ़ाते हैं तो उन चीज़ों को हम ज़्यादा सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एज अ स्टूडेंट हमने वो सब एक्सपीरियंस किया होता है, तो वो समझना ज़्यादा बेहतर रहता है इससे। एग्जैक्टली। चलिए, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं वाइंड अप करूंगी, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी, आप लोग अपना सेशन कंटिन्यू करें। मेरी लास्ट आपको टिप ये होगी कि जब आप स्पीकिंग के लिए जाएं तो बाहर बैठे हुए पार्टिसिपेंट्स की कोई बात आपने नहीं सुननी कि अंदर एग्जामिनर बहुत सख्त है या नर्म है, क्योंकि जब मैं बैठी थी हॉल में तो सबने कहा कि जो लेडी एग्जामिनर है वो बहुत टफ टाइम दे रही है अंदर लोगों को, और मेरा उन्हीं के साथ था। तो मैंने फिर जो है ना पहले थोड़ा-सा परेशान हुई, फिर मैंने अपने आप को हौसला दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, हर बंदे का अपना एक एक्सपीरियंस होता है अलग। और जब मैं अंदर गई तो दैट वाज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैं भूल गई कि मैं एक एग्ज़ामिनर के सामने बैठी हुई हूँ। वो इतने मज़े का सेशन गया। मुझे सबसे ज़्यादा डर स्पीकिंग का था क्योंकि मेरा इन पर्सन था, और मेरा सबसे ज़्यादा झिझक थी मुझे किसी इंसान के सामने थ्रू आउट इंग्लिश में बात करने में। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वो आप 100% डिलीवर कर दें। आपको टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे इस सेशन में सारा कुछ बताया जाएगा कि किस पार्ट में किस तरह आंसर करना है, आपने कितना आंसर करना है और कितना नहीं। स्पीकिंग में एक टिप बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने रुकना नहीं होता बोलते वक़्त। आपने जवाब देते जाना है, देते जाना है। एग्ज़ामिनर खुद आपको रोक के अगला क्वेश्चन करे। और आपने अपना 100% डिलीवर कर देना है। जितना नॉलेज आपके पास है उस चीज़ से रिलेटेड, ये ऐसे है जैसे कोई बच्चा आपसे कोई क्वेश्चन करता है और आप उस कॉन्सेप्ट को उसको क्लियर करने के लिए आंसर करते हैं, आपने बिल्कुल वैसे ही आंसर करना होता है, कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू अगले बंदे को टोटली क्लियर हो जाए। अगर ये आप माइंड में रखते हैं और नेचुरली आंसर करते हैं जस्ट लाइक अ नेचुरल कन्वर्सेशन, आप जैसे किसी आम इंसान के साथ उर्दू में मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं एक फ्लो के साथ बात कर रही हूँ। इसमें मैं अपनी आवाज़ को तोड़ नहीं रही, अपने सेंटेंस को तोड़ नहीं रही, या मैं सोच नहीं रही कि मैंने अगला लफ्ज़ कौन-सा बोलना है और कौन-सा नहीं बोलना। बिल्कुल इसी तरह हमारी स्पीकिंग होनी चाहिए इंग्लिश में भी, और यही हमसे रिक्वायर किया जाता है। और ये आपको मेरे ख़्याल में एक दफ़ा आप इस सेशन में हर पार्ट्स की डिटेल सीख लें, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करें एक-दूसरे के साथ। यहीं से इसी सेशन में आप अपना कोई पार्टनर ढूँढ लें जो आपके साथ हेल्प कर सके। तो आप छोटे-छोटे सेशंस रख सकते हैं, डेली बेसिस पे एक-दूसरे के साथ टेस्ट ले सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ बात करे तो ज़रूर बात करें, इससे आपकी शाइनेस ख़त्म होगी, कॉन्फिडेंस आएगा। वोकैब्युलरी आपको फैंसी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, आपके पास नेचुरल वोकैब्युलरी जितनी है, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से एनहांस कर सकते हैं, उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें। अदरवाइज़ कोई ऐसे वर्ड्स जो ऑन द स्पॉट आपको भूल जाएँ और आपके लिए वो एम्बैरेसमेंट का बायस बने, तो बेहतर है कि आप नेचुरल रहें। जितना नेचुरल रहकर आप आंसर करेंगे, मेरे ख़्याल में स्पीकिंग उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी आपकी। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। बहुत अच्छी सी तैयारी करें, अच्छा सा टेस्ट दें, अच्छे स्कोर्स लें और अपना फ्यूचर जो है वो ब्राइट करें। मैम आई गॉट अ क्वेश्चन। व्हाट बुकिंग टेस्ट बुकिंग के हवाले से कुछ गाइड करेंगे कि कैसे बुक किया है आपने, कौन सी डेट, कैसे वो अनाउंस होता है, ये वो, तो उसके बारे में थोड़ा गाइड कर दें काइंडली। अच्छा सर, मैंने ये सुना है कि खुद से अगर हम बुकिंग करते हैं ना तो वो हमें टैक्सेस की वजह से थोड़ा-सा महँगा पड़ता है। तो मेरे एक टीचर थे, वो अकेडमी चला रहे हैं यही आइल्स की ना, तो मैंने उनसे ही बात की थी, तो मैंने फ़ी उन्हीं को पे कर दी थी। तो उन्होंने अपनी अकेडमी की तरफ से ही जो है ना मेरा अ, एनरोलमेंट करवा दी थी, रजिस्ट्रेशन। तो ये आप रजिस्ट्रेशन जो है ना जब आपको पता चल जाए कि आपकी तैयारी मुकम्मल हो गई है तो रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद आपको उनके ऑफिशियल टेस्ट्स मिलते हैं उनकी वेबसाइट्स पे। वो भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, और वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। जो इतनी वेबसाइट्स पे आप इधर एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, वो आपके लिए थोड़ा डिफरेंट होता है। वो थोड़े डिफ़िकल्ट भी होते हैं। तो वो प्रैक्टिस भी आपके लिए ज़रूरी होती है। उनके ऑफिशियल टेस्ट आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। ओके। मैम, आपने भी यहाँ पर पढ़ाया था अपनी तैयारी के दौरान, या आपने एज अ स्टूडेंट ही यहाँ से तैयारी की थी? सर मैंने यहाँ पे पढ़ाया भी नहीं है और यहाँ से मैंने तैयारी भी नहीं की थी। जब मैंने आईकुट गुरु जॉइन किया था तो तब मेरा डिसाइड हो चुका था कि अब मैंने आइल्स दे देना है। तो फिर कुछ लास्ट डेज़ थे तो वो मैंने खुद से ही तैयारी करके तो मैंने दे दिया था। मैम, आपने थ्रू आउट कैसे अपनी तैयारी की थी? आपने आपने स्पीकिंग के बारे में तो बताया, लेकिन आपने लिसनिंग और रीडिंग के बारे में भी कुछ बता दें।
सर जब मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी तो मैंने एक्चुअल में वही जो मैं बता रही हूँ, मैंने एक एकेडमी ज्वाइन की, लेकिन मैं वो तकरीबन 10 से क्लासेस ले सकी। तो तब मैंने मॉड्यूल्स के बारे में ये है कि मुझे इतना पता चल गया कि इस मॉड्यूल में ये होता है और इस मॉड्यूल में ये है, और इसमें इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ मुझे उन्होंने सिखा दी। लेकिन वो 10 दिनों की क्लास के बाद फिर मैं अपनी जॉब की वजह से उसको कंटिन्यू नहीं कर सकी थी। फिर मैंने घर में कुछ वेबसाइट्स मुझे सर ने बताई थी, जैसे एग्नोवेट है, आइल सिमुलेशन टेस्ट है। इन वेबसाइट्स के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्नोवेट पे तो आपको चारों मॉड्यूल्स की जो है ना टेस्ट मिलते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग भी और राइटिंग भी। लिसनिंग और रीडिंग मेरी अच्छी नहीं थी, इसीलिए मेरा बहुत अच्छा स्कोर नहीं है। लोग 9/9 ले जाते हैं। मेरी मे बी रिसेप्टिव स्किल्स इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये इन लोगों की ज़्यादा अच्छी होती है जो शुरू से इंग्लिश मूवीज देखते हैं या सीरीज देखते हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। लेकिन ये कि आप फोकस करें ना, अपने माइंड को रिलैक्स रख के तो कर सकते हैं। मैंने इन्हीं वेबसाइट्स पे प्रैक्टिस की थी, लिसनिंग की और रीडिंग की। लिसनिंग और रीडिंग ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको हर क्वेश्चन टाइप को पहले पहले समझना है, उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है उनकी, हर टाइप को अलग अलग, क्योंकि हर क्वेश्चन की अलग टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अपने माइंड में रखनी पड़ती हैं। तो बेहतर है सेपरेटली आप उनकी हर क्वेश्चन की तैयारी करें, प्रैक्टिस करें। तो मैंने इन्हीं वेबसाइट्स पे की थी। ये जो है ना, आप इसमें इनबॉक्स में भी ये वेबसाइट के बता देना ताकि हम रिसर्च कर लें। अच्छा मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि स्टार्ट में आपने इनिशियली में जब आपने स्टार्ट किया तो आपके स्कोर कितने आ रहे थे रीडिंग में और लिसनिंग में, और इसके अलावा आपने कितने मंथ्स तैयारी की? सर मेरे जो रीडिंग का और लिसनिंग दोनों का जो मेरा स्टार्टिंग स्कोर था ना, ऑन द वेरी फर्स्ट डे, पहला टेस्ट जो मैंने दोनों का प्रैक्टिस किया, तब मेरे 6 थे। और ऑनेस्टली स्पीकिंग उस टाइम मुझे नहीं पता था लिसनिंग क्या होती है। मेरे ख्याल में पहले 2 क्वेश्चन गुजर गए थे तो उसके बाद मुझे समझ आई, मीन्स कि वो मैंने एक टेस्ट किया था खुद को कि ये क्या है, मैंने बस रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और वो हैंड्स फ्री लगा दिए। तो तब मेरे 6 थे, रीडिंग में भी लिसनिंग भी। और जो मैं प्रैक्टिस करती रही तो मेरे 7, 7.5, 7.5 इतने ही आते थे, और मेरे एक्चुअल में भी इतने ही आए फिर। रीडिंग में सॉरी राइटिंग में जो है ना मेरे वैसे अच्छे आते थे। टेस्ट जब मैं देती थी, प्रैक्टिस टेस्ट, तब मेरे 7 तक आ जाते थे, लेकिन उसमें मेरे 6.5 है। और स्पीकिंग में ही ऐसा है, स्पीकिंग में मेरे 6.5 और 7 रहे, हाईएस्ट 7 रहे, लेकिन एक्चुअल टेस्ट में मेरे 7.5 आ गए। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि प्रैक्टिस सेशंस में भी मैटर करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहाँ का माहौल आपको ऐसा मिल जाता है कि आपका टोटली वो चेंज हो जाता है एनवायरनमेंट। अच्छा, तैयारी कितने मंथ्स की थी आपने? सर मैंने तैयारी, मैं आपको बताऊं कैसे, कि मैंने रेगुलर कोई तैयारी नहीं की थी। मैंने 10 डेज की क्लासेस ली थी और बीच में मेरा महीना गैप था फिर, और 1 महीने के बाद फिर मैंने शुरू किया। जब मैंने आईकुट गुरु ज्वाइन किया तो मुझे पता चला कि आइल्स देने के बाद ही सब कुछ हो सकता है। तो मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी, तब मैंने सिर्फ इसलिए की थी कि मैं सिर्फ सीख लूं कि आइल्स होता क्या है, टेस्ट फिर मैं दे लूंगी आराम से। तो जब मैंने आईकुट गुरु ज्वाइन किया तो मुझे पता चला कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला स्टेप ही आइल्स का है, इसके बाद हम कुछ भी और करेंगे। तो उसके बाद मैंने, आप समझ लें कि मैंने 10 और 17 20 दिन कर लिए। मैंने 20 दिन पक्की जो 100% तैयारी जिसको कहते हैं ना वो किया, उसके दरमियान में मेरा बहुत गैप था। इट डिपेंड्स कि आपकी बेस कैसी है, आप स्टार्ट में कैसे हैं। अगर आपके कोई वीक पॉइंट्स हैं तो आप उन्हें कवर करने के लिए ज्यादा टाइम लगा सकते हैं। यस मैम, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक्सपीरियंस पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि हमारे वीक पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर हैं और हमें कितनी देर लगती है उनको टैकल करने में, उनको ओवरकम करने में। तो अगर आप मैम मारिया का एक्सपीरियंस कुछ और है, यानी कि उन्होंने इतनी देर तैयारी की, ठीक है, क्या पता मुझे उनसे ज़्यादा लगे या मुझे उनसे कम लगे टाइम।
तो ये हमारी अडेप्टिव जो स्किल्स होती है ना उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। हर पर्सन का आईक्यू सेम तो नहीं होता ना। तो इस तरह से जैसे अगर आप एक क्लास की बात करें, कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कुछ थोड़ा सा लेट, या फिर कुछ अपने आप को इम्प्रूव करके उसको टाइम लग रहा होता है कि अपने आप को इम्प्रूव करना उसने कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट या स्पेसिफिक एरिया में। तो वही यहाँ पर भी बात आ जाती है कि आप दूसरों के एक्सपीरियंस को देख तो सकते हैं, लेकिन उसको सुन के आपने डिसहार्ट नहीं होना कि यार उनको तो 20 डेज लगे, तो मुझे क्यों ज़्यादा देर लग रही है। तो ये आपने नहीं करना, सेल्फ पिटी आपने नहीं लानी है इसके दरमियान। आपने सिर्फ अपनी जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। और मैं पर्सनली यही रिकमेंड करूंगी कि आर्ट्स ऑब्वियसली काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है। आपने सारी फीस वगैरह पे करके आपने अगर आर्ट्स देना ही है तो आप अपनी फुल प्रैक्टिस के साथ दें। ठीक है, आपके जब तक प्रैक्टिस टेस्ट में 8 से अबव बैंड्स ना आ जाएं, आप टेस्ट की तरफ ना आ जाएं। लेकिन मैं मारिया की बात भी ठीक है कि आप इसको जितना ज़्यादा लंबा करते हैं ना उतना ज़्यादा ये मुश्किल होता जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि 1 मंथ आपने चले ये सेशन ले लिया। ठीक है, एक क्योंकि क्लासेस ऐसे ही होती है ना, 1 मंथ 4 वीक्स के अंदर कवर हो जाता है ये हमारा कोर्स। ठीक है, तो उसके बाद आप 2 वीक्स जो है प्रैक्टिस करें, या फिर आप साथ साथ वीकेंड्स पे प्रैक्टिस कर लें और फिर नेक्स्ट जो मंथ है आप खुद आके यहाँ पे पढ़ाएं। तो 2 मंथ्स इनफ होते हैं प्रैक्टिस के लिए। पहले आपने सीखा, फिर आपने बताया। ठीक है, पहले आपने लेक्चर्स लिए, फिर आपने लेक्चर्स की तैयारी की, और फिर आपने यहाँ पर आकर पढ़ाया। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट तैयारी है। ठीक है, दो इस तरह से आप 2 मंथ्स पूरे के पूरे आर्ट्स को दे देते हैं। ठीक है, यानी कि ये बात नहीं आ जाती कि आप 24/7 सिर्फ आर्ट्स ही करें। तो उसके साथ साथ आपकी बाकी चीज़ें भी मैनेज होती रहती हैं। ठीक है, जैसे मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, तो उसके साथ साथ मैं ये भी आकर प्रेपरेशन भी मेरी साथ साथ चल रही है आर्ट्स की। और जब लेक्चर्स डिलीवर करते हैं तो उससे और पक्की प्रैक्टिस हो जाती है। मैं पर्सनली बताऊं तो जब मैं अपनी तैयारी कर रही थी तो रीडिंग में या फिर लिसनिंग में मेरे 7-7.5 आते थे। लेकिन जब मैंने ये लेक्चर्स के लिए तैयारी करना शुरू की तो वो मेरे 8.5-9 तक चले गए बैंड्स। ठीक है, तो वो उसका मेन पर्पस क्या था कि मैंने उन चीज़ों को ग्रैब आउट किया। ठीक है, टेक्निक्स जो है ना वो आपकी जो हम बात करते हैं कि आप तब तक टेक्निक्स को प्रैक्टिस करें हर क्वेश्चन टाइप की जब तक वो ऑटोमेटिक ना हो जाए। ठीक है, हमने यहाँ पर एक स्लाइड में भी ये पढ़ा था। तो वो उसका मकसद क्या है कि अब अगर मेरे सामने कोई क्वेश्चन आए तो मुझे याद नहीं करना पड़ेगा कि हाँ इसकी ये ट्रिक थी। ठीक है, जैसे रीडिंग में अगर है कि अगर वहां पर एमसीक्यूज हैं तो मैंने उसको कैसे टैकल करना है, तो वो जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना तो वो आपकी जो टेक्निक्स है वो ऑटोमेटिक हो जाती है। तो शुरू में हमें सुनने में काफी मुश्किल लगता है कि हाँ हम अब हर एक क्वेश्चन टाइप की अलग से टेक्निक्स या टिप्स कैसे याद रखेंगे। तो वो इस तरह से प्रैक्टिस से आपकी जो है ना ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन उसको अडेप्ट कर लेता है। फिर आपको सोचना भी नहीं पड़ता कि हाँ ये टिप थी, वो आप ऑटोमेटिकली वैसे करते जाते हैं। तो ये मेरी तरफ से जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है। और मैं बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने तैयारी कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, क्योंकि हर एक का अपना माइंडसेट है। ठीक है, और हर एक की अडेप्टिव स्किल्स भी डिफरेंट होती हैं। मैम ये ट्रेनर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? जी सर, इसके लिए आप जो है ना मॉडरेटर्स होते हैं यहाँ पर स्लैक के ऊपर। ठीक है, आप उनको अप्रोच करेंगे। ठीक है, मैंने मिस मुस्कान और मिस हिजाब को अप्रोच किया था। ठीक है, तो उसके बाद आप जब उनको कांटेक्ट कर लेते हैं तो वो आपको बताते हैं कि आपके पास कोई और टीम है। ठीक है या नहीं, यानी कि जैसे अब हमारी ये 5 लोगों की टीम है, 2 ट्रेनर्स हैं हम। ठीक है, तहरीम और मैं, और बाकी सर अनीस, सर ताजमीर और सर अब्दुलरहमान यहाँ के मॉडरेटर्स हैं। ठीक है, तो वो उस तरह से आप जो आईकोट गुरु के ऊपर करेंटली मॉडरेटर्स हैं, जो सीनियर मॉडरेटर्स हैं। ठीक है, लाइक मिस हिजाब ज़ारा एंड मिस मुस्कान, तो आप उनसे कांटेक्ट कर लें, वो फिर आपको आगे गाइड कर देंगी। ओके मैम। जी सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। जी मिस मारिया, आप कुछ और ऐड करना चाहेंगी? अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है तो मैं वाइंड अप करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच आपके टाइम का। आप अपने सेशन को कंटिन्यू करें एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।
इसमें आपको डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हर इंसान की जिंदगी के अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, हर इंसान की जिंदगी का तजुर्बा मुख्तलिफ होता है। तो अपनी अपने तजर्बे को बेहतरीन बनाएं ताकि आप भी दूसरों को मोटिवेट कर सकें। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और आपने बहुत अच्छी इंसाइट्स हमारे साथ शेयर किए, और होपफुल वो मेरे लिए भी काफ़ी ना नया एक्सपीरियंस था कि ऐसा होता है कि हमारे असल में बैंड स्कोर्स वगैरह अच्छे ना आए, लेकिन होपफुली वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा हो जाता है। तो आपने बहुत अच्छी टिप्स शेयर की। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम। जी, अब हम अपना सेशन कंटिन्यू करते हैं। आज जैसे कि हमारे पास अभी 25 मिनट्स हैं, तो हम पार्ट 1 को डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं, किस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, उनके अंदर क्या क्या एरियाज को कवर किया जाता है। स्क्रीन विजिबल है? इज द स्क्रीन विजिबल? यस मैम, विजिबल है, विजिबल। ओके, थैंक यू। जस्ट अ सेकेंड। जी, तो अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर उन्होंने इनलिस्ट किए हुए हैं जो एरियाज हैं जिसके बारे में पार्ट 1 के अंदर बात की जाती है। और पार्ट 1 के अंदर हमने कल बात की थी कि हमने आंसर्स कैसे करने हैं। मैक्सिमम 1 to 2 सेंटेंसेस के आंसर्स होंगे हमारे, क्योंकि ये हमारा पार्ट 2 या पार्ट 3 नहीं है जिसके अंदर हमें एक्सटेंसिव आंसर्स करने होते हैं। और वन वर्ड आंसर भी नहीं करना, वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं होता। ठीक है, तो वर्क से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, हमारी स्टडीज़ के रिलेटेड, होम टाउन के रिलेटेड, हम कहाँ रहते हैं, किस सिटी में रहते हैं, किस एरिया में रहते हैं। ठीक है, हमारे घर के रिलेटेड हो सकता है कि हमारे घर का स्ट्रक्चर कैसा है, हमारे फैमिली मेम्बर्स कितने हैं। ठीक है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। तो आर्ट के बारे में भी वो हमसे बात कर सकता है कि वो तो हमने पार्ट 2 में देखा था, लेकिन यहाँ पर वो छोटा सा बोल के आपका आर्ट में कोई इंटरेस्ट है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो कि पर्सनल हो। ठीक है ना, बाइसिकल्स के, आप बाइसिकल्स आपने कभी चलाई हैं कि आपको चलानी आती है। ठीक है, इस तरह। तो आगे हम डिटेल में देखते हैं। जैसे कि अगर वर्क के रिलेटेड है तो वो क्या, व्हाट इज योर जॉब, वेयर डू यू वर्क। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस, व्हाई डिड यू चूज दैट जॉब, क्या आपने क्यों चूज की। ठीक है, और आपके कंट्री में कोई पॉपुलर जॉब है तो कौन सी है, आपको अपनी जॉब पसंद है या नहीं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और ये देखें, ये आप अगर इनके आंसर करने लगे तो आपको सिर्फ 1 से 1.5 सेंटेंस की रिक्वायर्ड होता है इनको आंसर करने के लिए, और इससे ज़्यादा आपने एक्सीड भी नहीं करना। ठीक है, और स्टडी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या स्टडी कर रहे हैं, कहाँ स्टडी कर रहे हैं, क्यों चूज़ किया आपने ऐसा सब्जेक्ट। ठीक है, और ये सब्जेक्ट क्या पॉपुलर है, इसकी डिमांड कैसी है, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी वो पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक नोट है, इफ़ यू डोंट वर्क और स्टडी प्लीज से सो। ठीक है, अगर आप स्टडी वगैरह नहीं कर रहे तो उनको बता, अगर वो आपसे पूछे कि आप क्या स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप पूछे, आई आप ये बोल सकते हैं कि आई हैव डन माई बैचलर्स इन डैश डिग्री, बट करंटली आई एम एम्प्लॉयड एंड आई एम वर्किंग एज आ। ठीक है, इस तरह से आप अपना आंसर बना के उसको बता सकते हैं कि मैंने स्टडी की तो हुई है लेकिन अभी मैं वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, और ये कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर आपको एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, यहाँ पर आपने ये पर्सनल क्वेश्चंस हैं जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, तो ये आपसे रिलेटेड है। तो आपने इसके अंदर ऑनेस्ट रहना है। ठीक है, ऑनेस्ट रहने का मतलब ये भी नहीं है कि आपको अगर वो पूछे कि आपको घर के अंदर कौन सा रूम आपका फेवरेट है, तो आप क्या कहेंगे कि कौन सा रूम फेवरेट है उसके, आप बता सकते हैं कि हाँ मेरा रूम फेवरेट है। उसके अंदर कोई अगर स्पेसिफिक फीचर नहीं है तो आप खुद से बता सकते हैं। या जैसे कि आपने प्लान किया होता है कि हाँ मेरा आइडियल रूम अगर होगा तो वो इस तरह से होगा, तो आप वो वाले फीचर्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो आपके जॉब के रिलेटेड या स्टडी के रिलेटेड पूछे तो आपने सही से आंसर करना है कि मेरी ये जॉब है और मैं ऐसे। ठीक है, और अगर आप हाउस वाइफ हैं, अगर आप जॉब नहीं करते तो आपने उसी तरह से आंसर करना है।
ठीक है। और होम टाउन क्या होता है? विलेज, टाउन और सिटी, ठीक है, जहाँ पर आपने अपना मोस्ट ऑफ द चाइल्डहुड गुजारा हो, यानी कि जहाँ पर आप पैदा हुए हो और कहते हैं कि ना कि ये हमारा बचपन का घर है। तो वो वाले टाइप आ जाती है कि होम टाउन क्या है। अगर आप हॉस्टल में हैं किसी, तो आप अपने हॉस्टल के एरिया को नहीं बताएंगे। आप जहाँ पर आपकी बर्थ हुई, जहाँ पर आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, जहाँ पर आप रहते हैं, अगर पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो वो वाली जगह बतानी है आप। ठीक है। और कहाँ पर है होम टाउन आपका? ठीक है, आपको अपना होम टाउन पसंद है या नहीं? ठीक है, अगर आप विजिट पे हैं, यानी कि जैसे हॉस्टल में हो या कोई जॉब से रिलेटेड, अगर हम किसी और सिटी में जॉब कर रहे हैं तो हम ये बताएंगे कि हाँ मैं इतना ऑफन वहाँ पर विजिट करता हूँ या फिर क्या है। ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि आप अपने होम टाउन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर वो कोई विलेज एरिया है, तो आप वहाँ पर बताएंगे कि हाँ ये इनोवेशंस करके हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। वहाँ पर अगर स्कूल नहीं है कोई, या फिर अगर वहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जिसकी वजह से आपको किसी और सिटी में जाकर पढ़ना पड़ रहा है, तो आप ये बता सकते हैं कि हाँ ये वहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए इतना नहीं है सिस्टम, तो आप वहाँ पर ज़रूर कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन के साथ वहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी बना सकें। ठीक है, ताकि बाकी लोगों को भी दूसरे सिटीज़ में जाकर पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। और क्या है, होम के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, कि आप फ्लैट में रहते हैं या हाउस में। ठीक है, लेकिन एक बात ये भी है कि जो एग्जामिनर हमारा होता है ना, जैसे हम पाकिस्तान में अगर दे रहे हैं, तो वो एग्जामिनर भी हमारा पाकिस्तानी ही होता है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो उसको यहाँ के कल्चर का पता होता है कि कैसा कल्चर है यहाँ पे, तो वो उसी हिसाब से क्वेश्चंस करेगा। ठीक है, और इस तरह का अगर कोई एग्जामिनर हो तो आप कंफर्टेबल भी रहते हैं। ठीक है। और आर्ट के बारे में क्या है, आर यू गुड एट आर्ट? ठीक है, जैसे हम ड्राइंग वगैरह करते हैं तो आप वो बता सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से। ठीक है, बाइसिकल्स के बारे में क्या, कि आपके पास कोई बाइक है? ठीक है, बाइसिकल के अंदर साइकिल्स भी आ जाते हैं और बाइक्स भी आ जाती हैं। ठीक है ना। तो अगर आप बचपन में चलाते होते थे बाइसिकल, तो आप वो वाला यहाँ पर एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पर्सनल आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपका एक्सपीरियंस है, या यहाँ कोई पर्सनल आपके साथ वो हुआ हुआ इंसिडेंट, तो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन आपने उसकी डेप्थ में नहीं जाना, सिर्फ एक से दो सेंटेंसेस के अंदर आंसर करना। क्योंकि वो आपसे एक ही क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना, वहाँ पर मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे कि आपकी एज क्या है, बर्थडे कब आती है, वगैरह वगैरह। या फिर अगर आप बर्थडे आती है तो आप उसको सेलिब्रेट कैसे करते हैं। ठीक है, और आपकी लास्ट बर्थडे थी तो आपने वो कैसे सेलिब्रेट की। ठीक है, तो इस तरह से। और ये भी पूछ सकता है, ठीक है, कि क्या चिल्ड्रन को सेलिब्रेट करनी चाहिए उनकी बर्थडेज, ठीक है, या फिर नहीं। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि अ, हम मेरे जो मैं मेरा ओपिनियन ये है कि जब हम बहुत छोटे होते हैं, जैसे 1 साल के हुए हों, तो हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ना वो कह लें कि अच्छी बर्थडे करने की कोशिश करते हैं, यानी कि एक पार्टी रखते हैं। लेकिन उसका मेरे ख्याल में इतना फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो बर्थडे हमारी होती है और हमें तो वो मोमेंट्स याद भी नहीं होते, क्योंकि हम छोटे होते हैं, हमें तो सिर्फ वो पिक्चर्स के थ्रू याद रहती है ना। तो उससे बेहतर ये है कि जब हम बड़े हो जाएं, तो उस एज में आकर हम इस तरह का कुछ कर लें जो कि हमें याद भी रहे। जैसे 4 से 5 साल के हो जाएं, तो तब इस तरह की बड़ी पार्टीज रख लें, ताकि हमें पर्सनली भी याद रहे। ठीक है। और चाइल्डहुड कैसा रहा हमारा? ठीक है, हमारी कोई जो मेमोरी है, फेवरेट मेमोरी, ठीक है, या फिर आपके बहुत फ्रेंड्स हैं कोई, उनके बारे में वो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। यानी कि ये सिर्फ आपसे ये आप कह लें कि जैसे हम कहते हैं ना कि सेल्फ ओरिएंटेड, तो वो वैसे ये क्वेश्चंस हैं कि ये आपसे ही रिलेटेड है। ठीक है, और क्लॉथ्स के बारे में ठीक है भी पूछ सकता है। ठीक है, कि क्या क्लॉथ्स आपके नज़दीक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि आप किस तरह की आपकी ड्रेसिंग सेंस है, आप क्या पहनना प्रेफर करते हैं, शलवार कमीज, पैंट शर्ट्स या ट्राउजर शर्ट्स, इस तरह से। ठीक है, या फिर वो ये पूछ सकता है यूनिफॉर्म आपने कभी पहना। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, आपने ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि हाँ यहाँ पर इस तरह का कल्चर नहीं है, यानी कि जैसे अगर वो ये पूछे कि हैव यू एवर worn अ यूनिफॉर्म, ठीक है, तो ये
जी, किसी का माइक ऑन है। सर अली रजा, आपका माइक ऑन है। थैंक यू सर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको लग रहा होगा कि हाँ, ये इस तरह के कि यूनिफॉर्म कभी पहना है, ये तो बहुत स्टूपिड क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें यहाँ का कल्चर पता है कि हाँ, जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर तो यूनिफॉर्म मैंडेटरी होता है। तो इस तरह के आपने क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना। ठीक है, इसको पढ़ने में कितनी देर लग जाएगी आपको, आप इन क्वेश्चंस को पढ़ें। ठीक है, और उनके वन वन सेंटेंस या दो सेंटेंस के आंसर्स आप साथ साथ करी जाएं। ठीक है ना, या फिर किसी जो जिसके पार्टनर के साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको ये क्वेश्चंस की लिस्ट दे दें। ठीक है, डेली बेसिस पे वो 3 से 4 टॉपिक्स के बारे में जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस लिस्टेड हैं, वो आप उस आपसे कर ले, तो आप उनके आंसर्स कर लें। तो यानी कि आपकी एक दफ़ा ये नज़र से गुजर जाए ना, तो फिर ये अच्छा रहता है। ठीक है, आपको पता होता है कि हाँ, इसका आंसर मैंने ऐसे किया। ठीक है, एनीवेज आगे चलते हैं। डेली रूटीन के बारे में पूछ सकता है कि आप एक मॉर्निंग पर्सन हैं या नहीं, सुबह जल्दी उठते हैं या क्या। ठीक है, आप बता सकते हैं कि अगर आप सुबह मॉर्निंग टाइम उठते हैं, तो अगर आप हैं स्टूडेंट हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, मेरी यूनिवर्सिटी होती है सुबह, तो मैं जल्दी उठता हूँ। ठीक है, या फिर अगर आपके सेकेंड टाइम है यूनिवर्सिटी या कॉलेज या जॉब जो भी है, तो आप ये बता सकते हैं कि नहीं, मैं लेट यानी कि 12 या फिर 11 बजे तक उठता हूँ, क्योंकि इस तरह से मेरी यूनिवर्सिटी टाइमिंग ऐसे है। ठीक है, और उसके बाद वो हमसे डिक्शनरीज के बारे में पूछ सकता है कि आप डिक्शनरी यूज करते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये आपने देखा कि ये जरूरी नहीं कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एक ही इंटरव्यू में वो पूछ ले। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक कह लें कि जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं आर्ट्स के अंदर, जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, उनकी ये लिस्ट है। ठीक है, तो इसी तरह से कंप्यूटर्स के बारे में पूछ सकता है कि आप कंप्यूटर यूज करते हैं। ठीक है, आपके पास डेस्कटॉप है या फिर आप लैपटॉप्स को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से। ठीक है, और डेली रूटीन का पूछ सकता है, ये हमने पहले भी बात की थी। ओके, वो हमने मिस कर दिया। डिक्शनरीज पे थे हम, कि डिक्शनरीज हम यूज करते हैं या नहीं। ठीक है, और आप अगर यूज करते हैं तो क्यों करते हैं। ठीक है, तो यानी कि कॉमन कॉमन क्वेश्चन है जिसका आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, और ड्रीम्स के बारे में पूछ सकता है कि आपको क्या कोई ख्वाब आता है अब जब आप सोते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं तो कि उनको ख्वाब नहीं आता। ठीक है, तो वो इस तरह से वो क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरह के वो क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और अगर आपको कोई ऐसा ख्वाब है जो आपको याद हो, ठीक है, कोई अच्छा, या फिर आप कोई नाइटमेयर हो, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे कर सकता है। आप इनको अच्छे से आंसर कर सकते हैं। इनके लिए ऐसा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप एक दफ़ा अगर इनको पढ़ लें इन क्वेश्चंस को, तो आपको आइडिया रहता है कि हाँ, ये क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और ड्रिंक्स के बारे में पूछ सकते हैं कि आपका फेवरेट ड्रिंक कौन सा है। आप ज़्यादा टी पीते हैं या कॉफ़ी को प्रेफर करते हैं। ठीक है, और जब चाइल्ड थे तो तब कैसे ड्रिंक्स को प्रेफर करते थे। ठीक है, इवनिंग्स पसंद है आपको ज़्यादा। ठीक है, या फिर आप इवनिंग्स में क्या करते हैं। ठीक है, और क्योंकि इवनिंग वो टाइम होता है ना जब हम अपने जो डेली रूटीन होती है वहाँ से थोड़ा सा फ्री होते हैं। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली जो आपकी रूटीन है, आप उसके अकॉर्डिंग उसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, फैमिली एंड फ्रेंड्स है। ठीक है, कि आप अपनी फैमिली के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, और आप ज़्यादा अपनी फैमिली के क्लोज हैं या फ्रेंड्स के ज़्यादा हैं। ठीक है, और आपको आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है या नहीं। ठीक है, और इस फ्लावर्स के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, कि फ्लावर्स आपको पसंद है, आपका फेवरेट फ्लावर कौन सा है, इस तरह से। ठीक है, फूड। ठीक है, ये एक कॉमन कह लेंगे क्वेश्चन होता है कि वो फूड के बारे में पूछता है। ठीक है, कि आप कैसा फूड प्रेफर करते हैं। ठीक है, और क्या आपका कोई ऐसा फेवरेट फूड है जिसको आपने हमेशा से प्रेफर किया है। ठीक है, और आप कितना जो गोइंग आउट को करते हैं, यानी कि बाहर घूमने फिरने को कितना प्रेफर करते हैं। ठीक है, और यहाँ आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट, इस टाइप के क्वेश्चन।
ठीक है, हैप्पीनेस के बारे में पूछ सकता है कि आप हैप्पी पर्सन है या अनहैप्पी। ठीक है, तो आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि या मैं थोड़ा डिप्रेस्ड रहता हूँ या इस तरह से। ठीक है, ऑब्वियसली आप ज़्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस आपने उसके क्वेश्चन को एड्रेस करना है, आंसर करना है। ठीक है, हॉबीज क्या है, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि वो आपके हॉबीज के बारे में पूछता है कि आप हॉबीज क्या है, जैसे कि अगर किसी की पेंटिंग है हॉबी, या गार्डनिंग है, या कुकिंग है। ठीक है, तो इस या रीडिंग है ऑब्वियसली, तो वो आप उसको बताएंगे। तो फिर अगर आप उसको कहते हैं कि रीडिंग, तो फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपका कैसा टेस्ट है रीडिंग में, आप क्या प्रेफर करते हैं रीडिंग में। ठीक है, और अगर आपकी कोई हॉबी नहीं है, तो आप वो भी एक अच्छे वे में बताए, आई डोंट हैव सच एन हॉबी बट आई इंजॉय डूइंग। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं आई इंजॉय डूइंग कुकिंग। ठीक है, तो वो आपकी एक हॉबी वो होता है जो आप थ्रू आउट लेकर चलें। ठीक है, लेकिन अगर आप कभी कभी उस चीज़ को कर रहे हैं, तो फिर आप ये कह दें कि आई सेल्डमली डू डू दैट। ठीक है, इस तरह से। और इंटरनेट के बारे में पूछ सकता है, ये हमने पहले भी वो कंप्यूटर का देखा कि आप कितना ऑनलाइन रहते हैं। इंटरनेट यूज़ अगर करते हैं तो मेनली किस पर्पस के लिए करते हैं। अगर आप कोई ऑनलाइन गेम खेलते हैं, फॉर एग्जांपल काफ़ी गेम्स हैं, पबजी है, फ्री फायर है, इस तरह की गेम्स अगर आप खेलते हैं, तो आप वो बता सकते हैं कि हाँ, मैं ये गेम्स को प्रेफर करता हूँ और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता हूँ, इस तरह से एक दो लाइंस में। ठीक है, यस मैम, ईशा बाबर आप पूछ सकती हैं क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम मैम। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मुझे एक किसी क्वेश्चन में किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता, लाइक समटाइम तो हम उसको उसके कॉन्टेक्स्ट के एतबार से समझने की कोशिश करते हैं, बट अगर कोई वर्ड है जो कि पूरा क्वेश्चन ऑल टुगेदर उस वर्ड पे डिपेंड कर रहा है, सपोज मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था ग्लोबलाइजेशन, अब मुझे नहीं पता था कि इसका मतलब क्या है और फिर मैंने उसको सर्च किया। अगर टेस्ट में ऐसा होता है तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इसको रिफ्रेश कर दें। आप स्पीकिंग में बात कर रही हैं इस क्वेश्चन की? जी जी एग्जैक्टली इसी में लिस्ट में ना कहीं मैंने जब मैं अपने लिए प्रिपरेशन करी थी ना तो ग्लोबलाइजेशन का वर्ड आया था तो मुझे पता नहीं था। तो मुझे ये था कि अगर यही चीज टेस्ट में होगी तो मैं उनसे कह सकती हूँ कि आप रिफ्रेश कर दें इस यस, क्वेश्चन को। जी बिल्कुल मैम, आप उनसे कह सकती हैं स्पीकिंग में, क्योंकि ये फिर 1 to 1 होती है ना कन्वर्सेशन। तो आप उनसे अगर कहें कि आई डोंट नो व्हाट ग्लोबलाइजेशन मींस, कैन यू जस्ट रीफ्रेज इट फॉर मी। ठीक है, तो या फिर वो आपको फिर इस तरह से गाइड कर देते हैं। ठीक है, या फिर आप ये कर सकती हैं कि आप अगर आपको कोई क्वेश्चन उनका समझ भी नहीं आया, यानी कि आपको सुनने में थोड़ी गलती हो गई है, तो आप कहें कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन। तो इस तरह से आप इंटरेक्ट कर सकती हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है कोई। बट जी मैम इसमें ये पॉइंट है कि वो क्योंकि स्पीकिंग में वोकेबलरी भी चेक कर रहे होते हैं, तो जब स्टूडेंट उन्हें कहे कि ये वोकेबलरी की समझ नहीं आई, तो उसमें फिर वो जो है ना एक अच्छा साइन नहीं है स्टूडेंट के लिए। सर, वो वोकेबलरी हमारी जो हम बोलते हैं ना, उसमें चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आपको वो कहेगा ग्लोबलाइजेशन का मतलब, वो आपको रिफ्रेश करके बता देगा। ठीक है, या फिर आप ये ना कहें कि मुझे इसकी समझ नहीं आ गई, तो आप ये कह देंगे कैन यू रिफ्रेश योर क्वेश्चन प्लीज। ठीक है, तो इस तरह से वो आपको क्वेश्चन रिफ्रेश करके बता देगा। ठीक है, तो उससे हमें समझने में आसानी हो जाती है। तो उसने जो वोकेबलरी चेक करनी है ना, वो हमारे आंसर्स की करनी है। ठीक है, कि हमने जो आंसर्स के अंदर अपनी वोकेबलरी यूज की है, वो कैसी है। तो ये बात होती है। क्लियर सर? यस मैम। थैंक यू। ठीक है, लैंग्वेज के बारे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपकी कॉमन लैंग्वेज क्या है। ठीक है, या फिर आपको कोई और फॉरेन लैंग्वेज आती है या नहीं। ठीक है, तो और आपकी होम टाउन लैंग्वेज क्या है, आप घर में किस लैंग्वेज में बात करते हैं, या आप अगर आप एट वर्क होते हैं तो तब कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं। ठीक है, यस मैम, श्योर यू कैन आस्क। ओके मैम, मैंने ना स्लैक पे क्वेश्चन पूछा था तो प्रॉब्ली आपने कहा था कि मुझे लेक्चर के एंड में याद करवाइएगा। आपने कहा था ना कि जो प्रोसेस डायग्राम होती है उसमें हम लोग एजेंट पे कंसंट्रेट नहीं करते, हम लोग जो काम हो रहा होता है उस पर करते हैं, और हम लोग जो चीजें बेसिकली मैप में या प्रोसेस डायग्राम में लेबल हुई होती है हम उनकी बात करते हैं इन इंस्टेड ऑफ ट्राई टू गेस, राइट? मेरे यस, ख्याल से आपने ये कहा था। अब ऐसा यस। है
हाँ, तो अब ऐसा है कि मैं ना कुछ राइटिंग टास्क प्रैक्टिस करी थी, एग्नोवेट पे करते हैं ना, आईकोड ग्रुप पे रेकमेंड करते हैं कि उस पे प्रैक्टिस करें। तो मैंने ना एक मैप भी शेयर किया था स्लैक पे। उसमें उसमें देवर रोड्स थी जो इतनी क्लियर नहीं थी, मुझे तो नहीं थी क्योंकि लेबल उन्होंने नहीं किया हुआ था। और जो कि लेबल नहीं किया हुआ था तो मैंने फिर दिमाग पे जोर भी नहीं दिया क्योंकि आई डेंट वांट टू गेस। लेकिन मैंने ये देखा था कि जिन जिन बाकी लोगों ने उसके ऊपर लिखी हुई ना रिपोर्ट, उन सब ने उसको एज ए रोड लिया, वे रोड और राउंड अबाउट, इवन दो किसी ने उस पिक्चर में रोड लेबल नहीं हुई भी थी। तो इस सिचुएशन में मुझे फिर क्या करना चाहिए? जी मैम, 1 मिनट में वो खोल रही हूँ आपने जो शेयर की थी। ओके मैम। फिर उससे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड कर देती हूँ। ओके, थैंक एक्चुअली ये जो क्वेश्चन था ना, ये जो आपने शेयर किया, ठीक है, वो था हमारे पास कह लें कि मैप वाला क्वेश्चन था। वो प्रोसेस डायग्राम वाला क्वेश्चन नहीं था। ठीक है। और हम हमारे से ये वाला हमने प्रैक्टिस नहीं की थी मैप वाली, क्योंकि टाइम लिमिट शॉर्ट थी। तो हमने कहा था कि अगर कोई क्वेश्चन हो किसी का तो वो पूछ ले, ठीक है, आप अपने ऑन पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आपने क्वेश्चन पूछा। शेयर हो रही है स्क्रीन? यू मैम। अभी तो नहीं हो रही, प्रॉब्ली प्रोसेस कर रहा हूँ। जी, 1 मिनट। जी, अब हो रही है? यस मैम, अब हो रहे। जी, बेसिकली आपका क्वेश्चन ये था। वो क्या रहा है? जी मैम, चले मैं अपने लैपटॉप पे ऑन कर लेती हूँ, वो शेयर नहीं हो रही। जी मैम। जी, यहाँ पर दरम्यान में हमारे पास थी रोड्स जो है ना, उन्होंने यहाँ पे रिवर कहा गया है। ठीक है, और फैक्ट्रीज का उन्होंने स्पेशली मेंशन कर दिया था कि ये जो फैक्ट्रीज हैं, यानी कि ब्लॉक्स जो हैं, रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। ठीक है, और यहाँ पर सॉरी लेफ्ट साइड पे सॉरी टाउन मैम, था। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। यस। ओके सर, 1 मिनट। जी, अब हो रही है? यस मैम, अब हो रही है। वेट, बस लोड हो रही है। जी, यहाँ। यस। ओके अब। जी, यहाँ पर एक नॉर्बिटन इंडस्ट्रियल एरिया की बात की थी उन्होंने, कि ये इंडस्ट्रियल एरिया है। और यहाँ पर उन्होंने हमें की जो दी गई है, इस तरह के जो दिए जाते हैं ना, तो उनको की कहते हैं। तो की दी गई है कि यहाँ पर ये फैक्ट्रीज हैं। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने हमें कंपास दिया गया है कि डायरेक्शंस के लिए, ताकि हमारे लिए इजीली एक्सप्लेन एक्सप्लेन करना इजी हो। ठीक है, तो हम इसको कैसे लेकर चलेंगे? पहले हमने वो चीजें डिस्कस करनी है जो कि यहाँ पर लेबल्ड है, जैसे कि यहाँ पर रिवर है, टाउन है, ठीक है, और ये वाली जो है ना फैक्ट्रीज है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके दरमियान, यानी कि कह लें कि ये एक हमें विजुअली समझ आ रहा है कि ये कोई रोड हो सकती है या कॉरिडोर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये फैक्ट्रीज हैं, तो फैक्ट्रीज को कनेक्ट करने के लिए एक, अगर हम देखें तो यहाँ पर रोड्स ही होती हैं। ठीक है, तो आपने जैसे कहा कि यहाँ पर मेंशन नहीं था स्पेसिफिकली कि ये रोड है या क्या है। ठीक है, तो आप इसको कॉरिडोर लिख सकते हैं। ठीक है, कॉरिडोर एरिया। ठीक है, क्योंकि कॉरिडोर वो होता है ना कि अगर दोनों साइडों पे आपके कमरे हैं या रूम्स हैं, ठीक है, तो दरमियान में जो एरिया होता है, ठीक है, पाथवे जो होता है कह लें, तो उसको हम कॉरिडोर ही कह रहे होते हैं। तो आप इसको रोड्स या कॉरिडोर कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जरूरी नहीं है कि हर चीज वहां पर लेबल्ड हो, आपने कुछ अपने से गैसेस भी कर सकते हैं, ये मैप के अंदर है। ठीक है, प्रोसेस जो डायग्राम थी जैसे कि हर क्वेश्चन टाइप की
स्ट्रेटजी अलग होती है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर मेंशन नहीं है कि ये रोड्स हैं तो आप उसको रोड्स कंसीडर कर सकती हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकती हैं देयर इज अ सर्कुलर रोड। ठीक है, सर्कुलर रोड है और उसके नॉर्थ पे, वेस्ट पे और साउथ वेस्ट के ऊपर 3 फैक्ट्रीज हैं। ठीक है, पहले आप ये बता देंगे। ठीक है, और एज वी मूव, यानी कि आप शुरू कैसे करेंगी, ये वाली आपने शुरू वैसे ही करना है जैसे हम लिसनिंग में नहीं करते थे कि जहाँ पर हमने कोई स्टार्टिंग पॉइंट रख लिया। ठीक है, जैसे कि ये कर ले, यहाँ पर हमने स्टार्ट किया। ठीक है, तो हमने जैसे जैसे जाना है, ठीक है, वहाँ उस बारे में बताते जाना है। वो तो हम चले अपनी पेंसिल मूव करते थे या कर्सर मूव करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप इसी तरह कर सकते हैं कि व्हेन यू एंटर इनटू द रोड, ठीक है, फ्रॉम, इसको आप रोड कह लें। ठीक है, और ऑन द देयर इज एन सर्कुलर road, ठीक है, which has 3 factories in the northwest and southwest directions of it, and when you move towards the east, ठीक है, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं ना, तो आप इसको लेफ्ट राइट की बजाय ईस्ट या वेस्ट से इस तरह से अगर आप उसको बताएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जब आप ईस्ट की तरफ जा रही हैं तो देयर इज़ अ कॉरिडोर ऑन विच देयर आर फैक्ट्रीज ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द रोड। ठीक है, यहाँ पर दोनों साइड्स में कितनी फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, वो बता देंगे। तो ये फैक्ट्रीज का आपका एक पैराग्राफ बन जाएगा और एक पैराग्राफ आपका इसकी सराउंडिंग्स को बताने के अंदर वो निकल जाएगा। ठीक है, और अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्वेश्चन क्या वहां पर पूछा था, लेकिन जैसे अगर आपने ये वाली पिक्चर शेयर की थी तो इसके अकॉर्डिंग इस तरह से हम लिख सकते हैं। क्या क्लियर हुआ मैम? यस मैम, आई थिंक इट मेक सेंस कि हम जो चीजें विजुअली शायद ऑब्वियस लग रही हो उसके बारे में हम अजम्पशन कर सकते हैं, आप ये कह जी मैम, यही कह रही हूँ, लेकिन रहे ये हैं। सिर्फ मैप के लिए है। प्रोसेस डायग्राम्स के अंदर जैसे, जी जी, हर एक का डिफरेंट है। ठीक हो गया मैम, थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट। थैंक यू। जी किसी का भी क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। जी, बाकी तो ऑब्वियस से क्वेश्चंस हैं। ओ सॉरी सर, जी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम वो ले लेते हैं और टाइम भी एंड होने वाला मैम ये कोर्स नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा क्या? है। सर ये हमारा फ्राइडे तक चलेगा और फ्राइडे तक ये कंप्लीट हो जाएगा। इस फ्राइडे तक ये मैम? कमिंग फ्राइडे। ओके यस मैम। मैम, यस सर, 5 दिसंबर को। ओके मैम। जी बाकी ये क्वेश्चंस अंडरस्टैंडेबल है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है। ये लिंक भी आपको रिसोर्सेज से मिल जाएगा स्प्रेडशीट पे जो है, तो आप उसको देख सकते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? और जो मॉक टेस्ट होगा हमारा यहाँ पर, उसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे। जो भी विलिंगली क्वेश्चंस को आंसर करना चाहे वो कर सकता है। ठीक है, हम इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे कि जैसे आप सपोज करें कि मैं एग्जामिनर हूँ, मैं क्वेश्चन पूछूंगी, तो आप में से जो भी विलिंग है वो अपना हैंड रेस करके उस क्वेश्चन का आंसर कर सकता है। ठीक है, ऐसे हम बारी बारी कर लेंगे तो वो सबकी